देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडेक ब्रॉडली। एक प्राइमरी हेडेक होता है और एक सेकेंडरी हेडेक होता है। प्राइमरी हेडेक यानी कि जो प्राइमरीली ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, जिसका प्रॉब्लम ब्रेन से आ रहा है। और सेकेंडरी हेडेक यानी कि जो जिसकी वजह से ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम है बैकग्राउंड में और वो ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो जो माइग्रेन है वो एक बहुत कॉमन टाइप का प्राइमरी हेडेक है। ये इसके संकेत ऐसा होता है कि ये एक साइड में या कभी कभी पूरे हेड में हो सकता है। हेडेक मेनली अपने जो सर्वाइकल एरिया रहता है और पूरा हेड रीजन रहता है, वहाँ कहीं पे भी हेड हुआ, अपने को पेन हुआ तो अपन उसको हेडेक बोलते हैं। और वो हेडेक अगर माइग्रेन होता है तो वो अपने को कभी कभी एक साइड होगा, कभी पूरे साइड होगा। मज़े की बात हेडेक में ये है कि अपने ब्रेन जो है, प्राइमरीली ब्रेन, वो उसमें कोई नर्व एंडिंग्स नहीं रहती। यानी अपना ब्रेन जो है वो पेन सेंसिटिव नहीं रहता। ब्रेन के जो आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, ब्रेन के ऊपर का कवरिंग हो गया, ये सब जो रहते हैं, नर्व्स रहती है, नर्व एंडिंग्स, वो सेंसिटिव रहती है। तो इसलिए अगर अपने को हेडेक चाहिए तो इन सब में से कुछ ना कुछ सेंसिटाइज होना चाहिए, तो ही अपने को हेडेक होगा। Hello, Namaste. Welcome to our show, Grey Matters with Dr. Sikandar Advani. I am your podcast host, Dr. Ketki Karele. To begin with, I would like to thank all our subscribers जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है हमारी dementia series के लिए. And for that reason, we have come up with a more relevant, more interesting and more important topic जो लगभग 40% लोगों का आज problem है, headache. Yes, this episode we are talking about headache, and for that very interesting episode I once again have with me Dr. Advani sir. Welcome sir to the show. आज क्या होने वाला है? धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू केतकी। और आज अपना जो टॉपिक है हेडेक, मुझे लगता है कि बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, क्योंकि Yes, मुझे sir. नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो यहाँ पे जिसको हेडेक ना हुआ हो कभी ना कभी दुनिया में। और अगर अपन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अपन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ हेडेक वंस इन अ ईयर। और अगर अपन देखें तो डेली इंडिया में 20% लोगों को हेडेक होता है। यानी आप इमेजिन करो कि अगर अपनी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक डेली। और वो 20 करोड़ में से 10 करोड़ लोग शायद अपना पूरा दिन का काम छोड़ देते हैं वो हेडेक की वजह से। सो दिस इज़ अ बिग इम्पैक्ट हेडेक इज़ हैविंग ऑन आवर लाइफ्स। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत मज़ा आएगा। हाँ सर, वैसे भी व्हेन यू पुट दैट हेडेक वर्ड हमें यूट्यूब या गूगल पे, तो जो इन्फॉर्मेशन भी जो मिलती है ना, इट्स नॉट वेरी डिटेल्ड। सो जबकि इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ हाउस होल्ड प्रॉब्लम की तरह, जैसे यू हैव सेड कि हाउस होल्ड मतलब काम करना भी लोग छोड़ देते हैं, सो इट इज़ इम्पैक्टिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन टू। और देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हेडेक। मैं ऑडियंस से ये क्वेश्चन भी करना चाहूँगी कि कितने लोगों ने बिना सोचे समझे एक पेन किलर जस्ट पॉप कर लिया है हेडेक के लिए? ऑलमोस्ट सब ने। ऑलमोस्ट सब ने। बहुत कॉमन है ये कि हेडेक हो रहा है, मैं मेडिकल पे जाऊंगा, मैं पेन के लिए उससे गोली मांगूंगा और मैं गोली खा लूंगा, मेरा हेडेक कम हो जाएगा। दिस अ वेरी कॉमन सिनारियो। और मुझे लगता है आज यही सब मिथ्स अपन बस्ट करेंगे। हम बताएंगे कि किस तरह से हमें डील करना है हेडेक के साथ और किस तरह से हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि जैसे हेडेक हमको कम से कम हो। Yes, and for that reason only, please comment in the comment section below कि how many of you have done that before, I mean without even knowing कि आपका headache है किस वजह से. There are so many types of headaches, almost about 100 types if I'm not wrong. So let us all just see headache के types and उसके common symptoms along with the management protocol from the expert himself. So sir, how many types of headaches are there? अगर ब्रॉडली अपन डिवाइड करें हेडेक को तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडेक ब्रॉडली। एक प्राइमरी हेडेक होता है और एक सेकेंडरी हेडेक होता है। प्राइमरी हेडेक यानी कि जो प्राइमरीली ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, जिसका प्रॉब्लम ब्रेन से आ रहा है। और सेकेंडरी हेडेक यानी कि जो जिसकी वजह से ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम है बैकग्राउंड में और वो ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है। तो प्राइमरी हेडेक इज मोस्ट कॉमन टाइप जो कि हम डेली अपने लाइफ में देखते हैं। और वो सेकेंडरी हेडेक इज़ अलार्मिंग हेडेक। यानी अगर सेकेंडरी हेडेक का कुछ भी सिग्नल मिलता है तो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। आपको तुरंत के तुरंत अपने आप को हॉस्पिटल में लेके जाके उसका पूरा एवेल्युएशन करना पड़ता है। तो हम एक बाय एक डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेडेक से लेके फिर सेकेंडरी हेडेक।
Okay, so guys, this is a very very important information कि don't treat every headache just on your own. Home remedies and all are okay, but you know, time to time अगर वो चीज़ आपकी it is not lessening its intensity, you should always consult your nearest doctor. So I would like to ask, sir, primary headache में most commonly we have heard about tension headache, और यू नो उसमें से भी एक ग्लैमराइज्ड है माइग्रेन्स विच आर लाइक नाम कहते से भी यू नो वी स्टार्ट गेटिंग दैट पेन साइकोलॉजिकली ऑल्सो. सो व्हाट आर दीज टेंशन हेडेक्स एंड माइग्रेन्स? हेडेक के जो प्राइमरी टाइप्स है उसमें सबसे कॉमन एक टेंशन हेडेक है. टेंशन हेडेक शायद ये बहुत जनों को पता होगा कि रोज अपन जाते हैं, मुझे थोड़ा सा मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे जो स्काल्प है उसमें पेन हो रहा है, वो टेंस्ड है मसल. एक्चुअली टेंशन हेडेक का जो मेन मतलब है कि जो अपनी टेम्पोरल मसल्स रहती है वो टेंस्ड रहती है, तो इसलिए उसको टेंशन हेडेक रहते हैं. अपन हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वो टेंशन की वजह से हेडेक होता है, हालांकि उसका बहुत इम्पॉर्टेंट कारण स्ट्रेस है. हमें जो डेली लाइफ में जो स्ट्रेस लेते हैं अपन, उसकी वजह से जो डेली ऑलमोस्ट आवर्स एंड आवर्स लिंगरिंग हेडेक जो रहता है, जो आप उससे काम कर सकते हो फुल पोटेंशियल से नहीं, लेकिन फिर भी काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं टेंशन हेडेक. और ये टेंशन हेडेक बहुत कॉमन है. उसके अलावा जो सेकेंड हेडेक जो अपन माइग्रेन, जो ऑलमोस्ट बहुत कॉमन वर्ड है, वो माइग्रेन इज़ अ रियल हेडेक. वो दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम अ ब्रेन और इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल इलनेस. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत जने ऐसा सोचते हैं कि माइग्रेन ही तो है तो क्या हुआ, लेकिन माइग्रेन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडेक, क्योंकि माइग्रेन के कारण एब्सेंटिज्म इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है. आप देखोगे कि जिसकी भी इंडस्ट्री होगी, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, अगर कोई बच्चा नहीं आता है, कोई एम्प्लॉय नहीं आता है, तो वो एक ही कारण बोलता है कि मुझे माइग्रेन था. तो माइग्रेन के कारण अपना वर्क कल्चर कितना हैम्पर होता है. तो अगर हम ये माइग्रेन को कम कर पाएँ तो डेफिनेटली हमारा वर्क कल्चर अच्छा कर पाएंगे. तो जो माइग्रेन है वो एक बहुत कॉमन टाइप का प्राइमरी हेडेक है. ये इसके संकेत ऐसा होता है कि ये एक साइड में या कभी कभी पूरे हेड में हो सकता है. हेडेक मेनली अपने जो सर्वाइकल एरिया रहता है और पूरा हेड रीजन रहता है, वहाँ कहीं पे भी हेड हुआ, अपने को पेन हुआ, तो अपन उसको हेडेक बोलते हैं. और वो हेडेक अगर माइग्रेन होता है तो वो अपने को कभी कभी एक साइड होगा, कभी पूरे साइड होगा, और उसके साथ अपने अलग अलग सिम्टम्स एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि उल्टी आना, मचलाहट होना, कभी कभी अपने को नौशिया होना और अपने को चक्कर आना, वो भी माइग्रेन के प्रोड्रोमल सिम्टम्स रह सकते हैं. और अगर ये सिम्टम्स अपने को पहले से पता चलते हैं कि ऐसा कुछ है, और उसके बाद में फिर सीवियर हेडेक होता है, और फिर वो हेडेक होने के बाद में धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है आवर्स तक, और वो आवर्स बढ़ने के बाद में कम से कम पेशेंट को 10-12 घंटे आराम करना पड़ता है अगर उन्होंने प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लिया, और उसके बाद ही वो अपने आप धीरे धीरे अपनी बॉडी उसको ठीक करती है. कभी कभी वो 3-3 दिन तक भी चलता है. ओह, दैट्स रियली रियली अनोइंग, क्योंकि माइग्रेन के जितने भी पेशेंट सर हमारे घर में भी हमें मिल जाते, सो यू नो दे कैन नॉट इवन टॉलरेट ब्राइट लाइट. मतलब वो यहाँ तक उसके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, और इस वजह से बहुत उलझनें उनकी बढ़ जाती है. जैसे आपने कहा कि बहुत प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. तो ट्रिगर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप देखोगे कि माइग्रेन पेशेंट को फोटोफोबिया, जिसको आपने बोला लाइट सेंसिटिविटी होती है, Yes. फोनोफोबिया मीन्स आवाज़ की सेंसिटिविटी, वो आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं करते. कभी कभी उनको थोड़ा सा भी अगर उन्होंने खाना अच्छे से नहीं खाया हो, हंगर हो, अगर अपन ने एक्सर्शन किया है, स्ट्रेस है, या फिर अपन ने अच्छे से हाइड्रेशन नहीं लिया है, अपना पानी नहीं लिया है, तो ये सब बहुत ट्रिगरिंग फैक्टर्स है माइग्रेन के. और ये सब जिसको भी पता रहता है लाइफस्टाइल इन्वॉल्वमेंट से, तो वो माइग्रेन के अटैक अपने ये स्टाइल से अपन कम करवा सकते हैं. तो ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है माइग्रेन में. माइग्रेन में एक्चुअली क्या होता है कि अपने ब्रेन के अंदर एक नर्व रहती है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व. Yes. वो जो ट्राइजेमिनल नर्व रहती है, वो ट्राइजेमिनल नर्व स्टिमुलेट होती है, और वहाँ से केमिकल रिलीज होता है जिसको CGRP बोलते हैं. और वो CGRP जाके अपने वेसल्स के ऊपर जाता है और वेसल्स को डायलेट करता है, यानी बड़ा कर देता है, और फिर Okay. वो वहाँ से पेन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, और फिर धीरे धीरे पूरा हेड इन्वॉल्व होता है. मजे की बात हेडेक में ये है कि अपने ब्रेन जो है, प्राइमरीली ब्रेन, वो उसमें कोई नर्व एंडिंग्स नहीं रहती, यानी अपना ब्रेन जो है वो पेन सेंसिटिव नहीं रहता.
ब्रेन के जो आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, ब्रेन के ऊपर का कवरिंग हो गया, ये सब जो रहते हैं, नर्व्स रहती है, नर्व एंडिंग्स, वो सेंसिटिव रहती है। तो इसलिए अगर अपने को हेडेक चाहिए तो इन सब में से कुछ ना कुछ सेंसिटाइज होना चाहिए, तो ही अपने को हेडेक होगा। तो ब्रेन प्राइमरीली इज नॉट अ पेन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, इट इज द स्ट्रक्चर्स विच आर सराउंडिंग द ब्रेन विच आर पेन सेंसिटिव। ओके, तो इसको काफ़ी सरल भाषा में समझे तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ट्रिगर पॉइंट्स आपको क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ गिविंग यू हेडेक, एंड जितना आप उसे अवॉइड करेंगे उतना ही योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल ऑल्सो गेट बेटर। तो माइग्रेन इज समझ में आ गया सर, इट इज़ अ फंडामेंटली अ प्राइमरी हेडेक इन इटसेल्फ। तो कभी कभी पूरा सर भी इन्वॉल्व हो सकता है, कभी आधा, बट देर इज अनदर हेडेक नोन एज क्लस्टर हेडेक। तो क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन, आर दे द सेम एंटिटी और डिफरेंट? दे आर टोटली डिफरेंट। माइग्रेन जो है प्राइमरीली भी फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ओके, अगर आप देखोगे कि माइग्रेन के 60 to 70% जो पेशेंट्स रहते हैं वो मोस्टली फीमेल्स रहते हैं। ओके, क्लस्टर हेडेक इज ऑल्सो अ प्राइमरी हेडेक, लेकिन क्लस्टर हेडेक इज मेल प्रीडोमिनेंट हेडेक, यानी वो जेंट्स में, मेल्स में ज़्यादा होता है। इसमें अल्कोहल से सेंसिटिविटी बहुत रहती है, और क्लस्टर हेडेक जो है वो एक बहुत सीवियर हेडेक है। यानी मैं अगर माइग्रेन को 10 में से जो पेन सेंसिटिव अपना स्केल रहता है, अगर माइग्रेन का हेडेक 5 या 6 रहेगा, तो जो क्लस्टर हेडेक वाला पेशेंट रहेगा उसका 8 से 9 से 10 तक वो इतना सीवियर पेन रहता है कि वो टॉस होता है, मीन्स इवन बेड पे टॉसिंग होता है, उसके एक आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी आता है। क्लस्टर हेडेक कम्स इन क्लस्टर्स, इसलिए उसको क्लस्टर बोलते हैं। और वो उसका एनुअली रहता है, यानी साल में वो महीनों में वो क्लस्टर हेडेक आएगा, और वो बहुत दिन तक चलेगा, एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार एपिसोड होंगे, और फिर थोड़े दिनों में वो बंद हो जाएंगे। तो ये माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक में ये फ़र्क है। अच्छा, सो दैट इज़ वाई द नेम क्लस्टर, क्योंकि वो क्लस्टर्स में आता है। और सर, क्या ये सही है कि क्लस्टर हेडेक के पेन को देख के ही उसका एक एपोनिम दिया है विच इज़ सुसाइड हेडेक? यस यस यस, वो इतना सीवियर होता है कि लोगों को लगता है कि हेडेक से अच्छा है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, इसलिए वो सुसाइड हेडेक, क्लस्टर हेडेक, ये बहुत ही सीवियर टाइप का हेडेक होते हैं, और उसको ही इसी एक्रोनिम से अपन पहचानते हैं। ओके, तो सुसाइड हेडेक इज द नेम फॉर द पेन सिवियरिटी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इट्स नॉट ड्रेडेड। हमें उसके मैनेजमेंट के बारे में भी बात करनी है, विच वी विल कम अक्रॉस जैसे हम आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर द प्राइमरी हेडेक टाइप्स। तो सर, आपने बोला था सेकेंडरी हेडेक्स, इनफैक्ट दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो कौन से सेकेंडरी हेडेक्स है जो आप बताना चाहेंगे? सेकेंडरी हेडेक यानी कि प्राइमरीली कुछ और पैथोलॉजी है जो अभी ब्रेन में जा रही है। तो जो सेकेंडरी हेडेक है, जैसे उसका जो कॉमन एग्जांपल है, अपन उसको बोलते हैं साइनस हेडेक। कभी कभी बोलते हैं कि साइनस में इन्फेक्शन हुआ, साइनोसाइटिस, उससे हेडेक हुआ। तो एक स्टडी की गई थी जिसमें पता चला था कि 90% ऑफ साइनस हेडेक एक्चुअली माइग्रेन ही है। यस। तो वो भी अपने को समझना चाहिए कि अपन हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ये मुझे जो हेडेक हो रहा है, मैं साइनस वाले डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो एक्चुअली वो माइग्रेन ही रहता है। जो सेकेंडरी हेडेक पर से है वो आइदर इन्फेक्शन से हो सकता है, या फिर नस चोकअप से हो सकता है, जिसको अपन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। कभी कभी पेशेंट की नस फूट जाती है ब्रेन में, ब्रेन हेमरेज होता है। एक टाइप का हेडेक होता है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। ये सब वेस्कुलर प्रॉब्लम्स है, यानी जहाँ पे वेसल्स आइडर फट रही है या फिर वेसल्स की नस चोकअप हो रही है, जिसको अपन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो ये एक वेस्कुलर टाइप ऑफ हेडेक, यानी ऐसा हेडेक है जो कि सेकेंडरी हेडेक है, जो कि बहुत सीवियर है। दूसरा है इन्फेक्शन की वजह से हेडेक, यानी जिसको अपन मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये मेनिंजाइटिस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हेडेक का जो पैटर्न रहता है वो अलग होता है। यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि आपको जो माइग्रेन हेडेक होते हैं वो आपको सबको पता होता है कि कैसा होता है, कि जैसे ही मुझे हेडेक चालू हुआ, पहले मेरा थोड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, और वो मुझे मंथली 1 या 2 बार, किसी किसी को 10 बार होगा। अगर उस पैटर्न से अलग कुछ हेडेक होता है, यानी अचानक होता है, यानी मैं आज सोया हूँ और मैं उठा हूँ और मुझे हेडेक हुआ, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स। मैं अचानक नॉर्मल हूँ, चल रहा हूँ, और अचानक से मेरा ऐसा हुआ कि मैं सीवियर हेडेक चालू हो गया। ओके। मुझे फीवर आया, फिर मुझे हेडेक हुआ।
मुझे कन्वल्जन आया, मुझे सीजर्स आया, फिर मुझे हेडेक चालू हुआ। तो ये जो हेडेक्स है, ऐसा कोई भी हेडेक जिसकी वजह से जो अचानक है या आपके पैटर्न में चेंज हुआ है, तो वो हेडेक सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। इसके लिए अपने को तुरंत अपने को इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक अभी हॉस्पिटल में एक 15 साल का लड़का एडमिट हुआ था जिसको 15 दिन से हेडेक था। और वो हेडेक के लिए वैसे ही जो अपन नॉर्मल रूटीन लेते हैं कि मेडिकल में जाके अपन ने दवाई ले ली, वो दवाई रोज लेता था, वो दवाई से पेन सबसाइड हो जाता था। 15वें दिन जब वो कोमा में गया और कन्वल्जेंस आके तब वो हॉस्पिटल में पहुंचा, तो तब हमको पता चला कि उसको ब्रेन ट्यूमर था जिसकी वजह से उसको हेडेक हो रहा था। तो ब्रेन ट्यूमर भी एक सेकेंडरी हेडेक का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि अपने को इमीडिएटली पता होना चाहिए। तो आज जो इसका एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको हेडेक को पहचानना है खुद को और समझना है कि ये किस टाइप का हेडेक हो रहा है मुझे। अगर आपको थोड़ा भी अटिपिकल हो रहा है जिसको आपको पता है कि ये अलग है, तो इमीडिएटली अपन ने कंसल्ट करना चाहिए। बहुत ही पते की बात है एंड आई जस्ट होप हमारी सारी ऑडियंस ने इसको नोट किया होगा। अपार्ट फ्रॉम दीज मोर सीवियर काइंड्स ऑफ सेकेंडरी हेडेक, देर इज समथिंग नोन एज हार्मोनल हेडेक्स भी, कि जो कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों में होता है। उसको अपन मेंस्ट्रुअल माइग्रेन बोलते हैं। और ये जो माइग्रेन है, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। और इसको जैसे ईस्ट्रोजन का पीक होता है उस समय ये हेडेक का कॉमन सिनारियो होता है। ईस्ट्रोजन इज़ हार्मोन विच इज़ मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडेक। इवन ईस्ट्रोजन की वजह से कभी कभी जो वीनस थ्रोम्बोसिस हम देखते हैं फीमेल्स में, वो अपन जो ओसी पिल्स देते हैं, तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी हेडेक होता है। तो ये अपने को हार्मोनल हेडेक है, किसी किसी को वो सेंसिटिविटी रहता है हार्मोनल से, तो मेंस्ट्रुअल माइग्रेन अपन उसको बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रिगर्स जो सर ने हमें अभी बताए हैं, देर आर सर्टन अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऑल्सो, जैसे तनाव। तो टेंशन और हेडेक के बीच में की जो सर बारीकी है, तो हमने क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट एटलीस्ट द प्रिवेंटेबल हेडेक्स? कोई भी हेडेक का जो ट्रिगर पॉइंट्स रहता है वो अपनी थिंकिंग रहती है। आपने देखा होगा कि जब आप हैप्पी रहते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड थैंक्स गिविंग में रहते हैं, तो आपको कोई हेडेक नहीं होता। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हो, सोचते हो, रात में सोते नहीं हो, किसी भी चीज़ के किसी भी कारण की वजह से हो, तो वो आपका हेडेक ट्रिगर करता है। इन सब चीज़ों का कारण ही ये है कि ये जो स्ट्रेस है जिसकी वजह से अपना जो नर्व एंडिंग्स चेंज होता है, वो स्ट्रेस की वजह से जो अपना वहाँ पे ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये हेडेक हो रहा है। तो हमें हमेशा डॉक्टर्स आपको बोलते ही होंगे जब भी आप जाते होंगे हॉस्पिटल में कि स्ट्रेस मत लीजिए, यहाँ आप आराम से रहिए, किसी भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए। वो इसलिए है क्योंकि इससे वो ट्रिगर होता है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है उसका। और यही कॉमन है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ हेडेक्स। ये तो हो गया टेंशन हेडेक्स के बारे में, बट क्लस्टर हेडेक को अगर प्रिवेंट करना है, आई मीन व्हाट आर द प्रिवेंटिव टिप्स टू द पेशेंट दैट यू? अगर अपन प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में सोचें तो अगर अपनी लाइफस्टाइल अपन अच्छी रखें, जो कि हम हमारे सभी पेशेंट्स को बोलते हैं कि हेडेक में अगर आपको उसको प्रिवेंट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफस्टाइल आप अच्छा रखें। तो लाइफस्टाइल यानी क्या? तो उसमें आता है कि आप अच्छे से स्लीप लें, अपना नींद अच्छी करें। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए जिसमें सभी स्टेजेस अच्छे से होने चाहिए कवर। उसके बाद में आपने अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए, पानी का सेवन अपन ने अच्छा रखना चाहिए। तीसरा है कि अपन ने डाइट प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। और डाइट में जो भी चीज़ें हैं, यानी आप जो भी रूटीनली लेते हो, तो वो डाइट कंसिस्टेंटली अपन ने फॉलो रखना चाहिए। भूखा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एक्सर्शन जो है, अगर आपको हो रहा है तो आपने एक्सर्शन के समय अपने आप को इस तरह से रखना है कि अच्छे से हाइड्रेशन, अच्छे से डाइट, क्योंकि एक्सर्शन इज़ वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हेडेक। और उसके बाद में ये सब चीज़ें करते हुए अगर आपको कोई दवाई चालू है, बीपी की, शुगर की, तो ये सब आपको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ों से कहीं पे भी इम्बैलेंस होता है तो उससे हेडेक ट्रिगर होता है। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल अपना मैनेज करो, उसको अच्छे से रखो, तो फिर आपको हेडेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, एंड वन मोर थिंग, हमारे एपिसोड्स में ना वी वुड लाइक टू गिव यू ऑल दीज टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर कंडीशंस। तो हियर वी विल स्टार्ट टुडे विद अ होमवर्क टू द ऑडियंस, सर,
कि एक हेडेक डायरी कंसेप्ट है जो सर हमेशा कहते हैं, यू शुड हैव अ डायरी, यू शुड मेंटेन इट, especially people who are chronic sufferers of headache, जिसमें आप आपके नोट डाउन्स लिख सकोगे एपिसोड्स के, ट्रिगर्स के। और जैसे सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि ओवर मेडिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हेडेक, तो आप उस पर भी वॉचफुल और माइंडफुल रह सकते हैं। सर, हमारी हेडेक डायरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेडेक डायरी ऑलमोस्ट हम सभी पेशेंट्स को बोलते हैं मेंटेन रखने के लिए, और वो डायरी में अपने को एक तो कौन सा डेट पे हेडेक हो रहा है, जी। कौन से टाइम पे हो रहा है, और उस दिन जब हेडेक हुआ तो उनका क्या रूटीन चेंज हुआ था वो लिखने को हम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें पैटर्न पता चलता है कि आपका कौन से टाइप का हेडेक कौन से टाइम पे आ रहा है, और वो टाइम पे आपका कुछ चेंजेस हुआ कि आपकी लाइफस्टाइल में। तो ये हेडेक डायरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये इसको बहुत वैलिडेटेड है ये कि हेडेक डायरी अगर मेंटेन किया तो आपके जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स है आप उसको बहुत अवॉइड कर सकते। क्योंकि जो आपने बोला मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक, तो मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक एक बहुत कॉमन है। यानी अभी हाल ही में एक लेडी पेशेंट थी मेरे पास जो ऑलमोस्ट डेली 2 पेन किलर लेती थी हेडेक के लिए। यानी उनको जब थोड़ा भी हेडेक हुआ तो भाई मुझे हेडेक बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए पेन किलर ले लिया। तो अगर अपन कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा पेन किलर लेते हैं फॉर पीरियड्स ऑफ 15 days to 1 month और वो कंटिन्यू रखते हैं, तो अपने को मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक होता है, क्योंकि फिर वो मेडिसिन आपका काम ही नहीं कर रहा है, और फिर अपने को वो मेडिकेशंस को निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट रादर देन ट्रीटिंग अ माइग्रेन और टेंशन हेडेक। तो इसलिए मेरा एक ही एडवाइस रहेगा कि अगर आपको कोई भी प्रकार का हेडेक होता है और आपने कंसल्टेशन लिया है, तो आपको डॉक्टर आपको बता ही देगा कि आपको कौन से टाइप का हेडेक है, और उनको आपको डॉक्टर को बताते समय ओपीडी में ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है, आपको कौन से ट्रिगर की वजह से हेडेक होता है। अगर आप ये प्रॉपरली लिख के गए तो डॉक्टर्स को बहुत आसानी होगी आपका हेडेक क्लासीफाई करने में। Yes, and with that, now if they are maintaining the headache diary, sir, I would like to really आप उस पे ज़्यादा फोकस अभी दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या वार्निंग साइंस उनको पता होना चाहिए जो उन्होंने नोट डाउन करना चाहिए कि भाई अगर ये हो रहा है तो यू डेफिनेटली नीड टू रश टू द हॉस्पिटल। वार्निंग साइंस 2 टाइप की है, एक प्राइमरी हेडेक्स के लिए भी है और सेकेंडरी हेडेक्स के लिए। प्राइमरी हेडेक के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको उनकी वार्निंग साइंस पता ही रहती है कि आज मैं सुबह उठा हूँ और मुझे डल लग रहा है, मुझे नॉशिएटिंग फील हो रहा है, या मुझे थोड़ा सा डिजीनेस लग रहा है। तो उनको ट्रिगरिंग पॉइंट्स पता ही चल जाता है कि ये मुझे हेडेक होने वाला है। लेकिन जो वार्निंग साइंस सेकेंडरी हेडेक के है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को अचानक से एकदम एक्सप्लोजिव हेडेक हुआ, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन कि आपको इमीडिएटली इमरजेंसी विभाग में आना चाहिए। अगर आपको फीवर के बाद हेडेक हो रहा है तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन कि आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग हेडेक हुआ, आप उठे अर्ली मॉर्निंग में और आपको हेडेक हुआ, क्योंकि स्लीप इज़ अ वेरी गुड मेडिकेशन इटसेल्फ। यानी स्लीप के बाद माइग्रेन के पेशेंट्स को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर स्लीप होने के बाद में पेशेंट हेडेक के साथ उठता है तो दैट इज़ अ वार्निंग साइन कि कुछ डेफिनेटली हुआ है। अगर आपको एक साइड का पैरालिसिस झुनझुनी आ रही है और उससे हेडेक हो रहा है, वो एक वार्निंग साइन है। तो ये जो वार्निंग साइंस है हेडेक के, अगर ये थोड़ा अटिपिकल पैटर्न दिखता है आपको हेडेक का, तो आपने इमीडिएटली इमरजेंसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओके, तो एज इन एनीथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल, जो आपको हमेशा के हेडेक के पैटर्न से कुछ भी डेविएशन दिखे तो बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। एंड विद दैट आई विल कम कि इसी के साथ ना सर बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हैं। लोग बहुत सारे हेजिटेंट है डॉक्टर्स के पास जाने से, बिकॉज दे फील कि हमें स्कैन्स बता देंगे, या फिर दे गेट स्कैर्ड, उनको डर लगता है कि कोई बड़ी बीमारी ही बता देंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को गाइड कैसे करेंगे आप? एक्चुअली बहुत सारे मिथ्स है अपने हेडेक के लिए। जो सबसे कॉमन मिथ ये है कि हेडेक ही तो है, माइग्रेन ही है, तो इसमें कौन सा सीरियस बात है। तो माइग्रेन इज़ डेफिनेटली अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसका प्रॉपर अपने को पता है पैथोलॉजी क्या है, कहाँ से हो रहा है, और उसको अपने को ठीक कैसे करना है। तो एक तो ये है कि किसी भी हेडेक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक स्टोरी बताई थी एक बच्चे की, तो उसको बाद में ब्रेन ट्यूमर निकला। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा भी मिस हुआ तो अपने को
एक बहुत बड़ी बीमारी से अपन बच सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल दूं तो एक अमरावती का बच्चा एक नीदरलैंड में रहता है, और नीदरलैंड में उसको डॉक्टर ने इन्हें वहाँ पे उसको हेडेक हुआ, और वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट स्कीम है डॉक्टर्स की, तो वो उनको जीपी के पास जाना पड़ता है। तो उसको 10-15 दिन तक हेडेक के लिए मेडिकेशंस ही दे रहे थे, लेकिन जब वो हेडेक कम नहीं हुआ और उसको सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट 3 महीने बाद मिला, और वो उससे ज़्यादा उसने ये अच्छा समझा कि वो नीदरलैंड से अमरावती आया, उसने मुझे दिखाया, क्योंकि अमरावती मैंने उसका स्कैन किया, उसको इतना बड़ा ट्यूमर था, उसको उसी दिन हमको ऑपरेट करना पड़ा, और फिर वो बाद में वो ठीक हुआ। यानी इसमें कितना इम्पोर्टेंट है कि जल्दी करना। और सभी स्कैन्स यानी पेशेंट्स का स्कैन्स नहीं कराते हैं, डॉक्टर को अगर लगता है कि ये डेफिनेटली कुछ तो सेकेंडरी हेडेक है तो ही हम स्कैन कराते हैं। तो आप अपने अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करने से बिल्कुल हेजिटेंट मत होइएगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि ये पॉडकास्ट के थ्रू भी वी आर नॉट स्कैरिंग पीपल, ओके। हैविंग नॉर्मल हेडेक पैटर्न इज़ डिफरेंट, और जहाँ पे वार्निंग साइंस है वो डेफिनेटली डिफरेंट है, जैसे सर ने अभी हमें हमारे साथ पुष्टि की है। तो हर सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता है, एंड वन शुड बी रियली बी वॉचफुल अबाउट इट। तो सर आप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैनेजमेंट हेडेक का दो प्रकार का होता है। एक तो रहता है जब एक्यूट अटैक होता है, जब पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, उस समय वो एक्यूट अटैक में आता है, तो हम उसको वो दवाई देते हैं जिससे इमीडिएटली उसका हेडेक कम हो जाए। और दूसरा जो मैनेजमेंट होता है प्रोफाइलैक्सिस का, अगर समझो किसी को 4 या 5 बार महीने में ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो हम उनको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उनका हेडेक जो है वो नॉर्मल रहे, या उनका ट्रिगर्स ना हो, या अटैक ट्रिगर ना हो। तो उसके लिए जो एक्यूट मैनेजमेंट है, जब पेशेंट आता है तो हम उनको, अगर माइल्ड केसेस है तो सादा पेन किलर अपन देते हैं। वे बहुत सारे पेन किलर्स अवेलेबल है जो जिससे वो हेडेक कम हो जाता है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा मॉडरेट टू सीवियर वेराइटी का माइग्रेन है तो हमें ट्रिप्टान्स करके दवाइयाँ रहती हैं, हम वो देते हैं। और अगर वो पेशेंट को उससे भी ज़्यादा सीवियर है, जिसको स्टेटस माइग्रेनोसिस बोलते हैं हम, जिसको 72 घंटे से ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो हम उनको इमरजेंसी में इंजेक्शंस देते हैं। उसमें डायहाइड्रोएर्गोटामिन वगैरह ये इंजेक्शंस देके, एंटीमेटिक देके हम उनको वो इमीडिएटली सेटल करते हैं। और उसके बाद में डिपेंडिंग कि वो पेशेंट का पैटर्न कैसा है, पेशेंट ओबेज है, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, पेशेंट को डायबिटीज़ है, या पेशेंट को कुछ और कोई बीमारी है, तो उसके हिसाब से उसकी दवाई चुननी पड़ती है कि कौन सा प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन्स हमें देना चाहिए, क्योंकि हेडेक के लिए 7-8 वैरायटी के मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। और अभी रिसेंटली जैसे मैंने बताया था कि CGRP एक ऐसा रिसेप्टर है जिसकी वजह से वो हेडेक ट्रिगर होता है, तो उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी दवाइयाँ अभी हाल ही में आई है। तो हम वो भी दवाइयाँ देते हैं रेजिस्टेंट केसेस में या सीवियर केसेस में, जिस तरह से वो पेशेंट को सूट हो। और एक बार ये मेडिसिन शुरू हो गई तो सबसे दूसरा क्वेश्चन जो पेशेंट का और रिलेटिव्स का रहता है, मैं कितने दिन लूँ। तो उनको हम एक तो हेडेक डायरी पर लिखने को बोलते हैं, और डायरी के साथ हम उनको बोलते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। और अगर उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज की, अपना खाना पीना सोना ये प्रॉपर मेंटेन रखा कंसिस्टेंटली, तो उनके जो ट्रिगर्स है बहुत कम हो जाते हैं। और फिर ट्रिगर कम होकर उनकी दवाइयाँ भी कम कम करके अपन बंद भी कर सकते। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि पेशेंट ने अपना लाइफस्टाइल कैसे रखा है। या सो गुड न्यूज़, आपकी माइग्रेन की दवाइयाँ भी बंद हो सकती है, एंड आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दैट यू डू। कमिंग टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सर कहते हैं कि माइग्रेन में कॉफ़ी पीने से एंड हैविंग अ मसाज, और जैसे बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइग्रेन्स आर ऑल्सो ट्रिगर्ड बाय द नेक, बैड पोस्चर ऑफ द नेक। तो ये जो अर्गोनॉमिक्स है, मतलब जो बॉडी के पोस्चरल लिमिटेशंस है, या फिर जो होम रेमेडीज है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉफ़ी एक्चुअली दो धारी तलवार अपन जिसको बोलते हैं उस तरह से है। कॉफ़ी, बहुत सारी कॉफ़ी अपने को हेल्प भी करती है माइग्रेन में कुछ पेशेंट्स को। कुछ पेशेंट्स में जिसमें कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में विड्रॉल हेडेक होता है, और फिर वो कॉफ़ी की वजह से भी वो हेडेक का एग्रेवेशन होता है, ट्रिगर हो यस सकता है। ट्रिगर होता है। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि अपने को हमेशा कंसिस्टेंटली एक पैटर्न फॉलो करना है,
और अपने को बहुत एक्सेसिव अमाउंट में कॉफ़ी नहीं लेना है। आप कॉफ़ी ले सकते हो लेकिन उसमें बहुत एक्सेसिव नहीं लेना है, और उसको जितना अपन लाइफस्टाइल के हिसाब से अपन उसको मैनेज कर पाए वैसे लेना है। तो डेफिनेटली एक वो है, और जो अर्गोनॉमिक्स है वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिस वर्कर्स हैं, वो कंटिन्यूस लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उनका जो पोस्चर रहता है वो ठीक नहीं रहता है, उनकी जो चेयर रहती है उतनी नहीं रहती, तो वो जो पोस्चर के कारण, स्ट्रेन के कारण भी अपने को हेडेक ट्रिगर हो सकता है। तो एक्चुअली हम उसके ऊपर एक दूसरा एपिसोड भी बनाने वाले हैं, बर्नआउट, हाउ टू डील Yes. विद दोस। तो ये सब चीज़ों से जो माइग्रेन एग्रीवेट होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें ठीक करके हम उसको ठीक कर सकते हैं और अपने आप को अटैक से बचा सकते हैं। Yes. So, sir, it was a wonderful, wonderful episode. I think हमने काफ़ी कुछ डिटेल में एनालाइज करके हमने कॉन्वर्सेशन उन सारी चीज़ों पे करने की कोशिश की है. वी हैव ट्राइड टू कवर द एवरी काइंड ऑफ कॉमन हेडेक्स जो हमें दिखते हैं. वैसे तो वी नो 100 टाइप्स ऑफ हेडेक्स आर देयर, बट वी हैव एटलीस्ट ट्राइड टू कवर द मोस्ट कॉमनर ones. So next time, make sure before you pop up a pill, watch our episode. Thank you so much. See you in the next episode. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।